सभी बच्चों को माफ कर दिया चेंज है भारत एनसीईआरटी का। आप करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 3.1। चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा, कल आपने देखा। अब आगे पढ़ते हैं इसको। बोलता है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्टर ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर। तो आपको क्या निकालना है? आपको पता है ड्रिफ्ट स्पीड मतलब आप समझ गए होंगे। आपको यहाँ पे सोल्यूशन लिख के आपको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉपर वायर ऑफ एरिया 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। तो 1.0 में पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, 1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। आपको दिया हुआ है एरिया 1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर। आपको पता है करंट है 1.5 एम्पेयर, तो आप लिख लेंगे I इक्वल्स टू 1.5 एम्पेयर। आगे बढ़ते हैं। Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron। मतलब वो जो कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर का हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन। हर एक कॉपर वायर का, जो कॉपर का एक एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, डेंसिटी आपको दी है 9 पॉइंट की जरूरत नहीं है, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी को रो से भी बोलते हैं, हम डी भी लिख सकते हैं, रो रो से भी डिनोट करते हैं डेंसिटी। अब रो लिखना है रो लिखें, डेंसिटी लिखना है डेंसिटी लिखें। 9 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, देखो जो यही से डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। देखो अगर ध्यान से, डेंसिटी ये हो गया आपका मास और नीचे हो गया वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये चीज भी आपको देख लेना है। ठीक है, आगे बोलता है द एटॉमिक मास इज 63.5। तो एटॉमिक मास आपको दिया है 63.5। तो एटॉमिक मास को हम ए बोल देते हैं यहाँ पे 63.5। आपको पता है एटॉमिक मास किस में मेजर किया जाता है? ग्राम्स। ठीक है, अब सारी इंफॉर्मेशन आपने लिख ली और आपको बोलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। तो आपने शुरू किया इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप सभी को पता है, इनटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप बोलना चाहते हैं, इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सब अपन को ट्रिप वेलोसिटी निकालनी है, बाकियों को नीचे ले आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होल अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू ट्रिप वेलोसिटी। तो वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, ये अपने पास है 1.5 यूनिट, जरूर लिखिएगा एम्पेयर होल अपॉन एन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं पता। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास है। और 10 टू 1 लिखते नहीं है बच्चों, चलेगा। 10 टू द पावर -7 मीटर्स। 1 लिखने की बात नहीं है, इसलिए अपन ने नहीं लिखा। इक्वल्स टू आपके पास चल रही है वेलोसिटी। अब बच्चों आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस कॉपर वायर के अंदर मौजूद है। ये आपकी कॉपर वायर है, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है भैया? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको पता है। तो आप वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो एक कंसेप्ट याद रखिए, टीचर को हमेशा कंसेप्ट से बताइएगा। आपको पता है जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, ठीक है, वो इसके वॉल्यूम के अंदर ही पैक्ड होंगे। इसका जो वॉल्यूम होगा, मतलब हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन? तो आपको पता है
कॉपर जो है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि कॉपर का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है अपने पास, कॉपर का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है, कॉपर का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है। तो यहां से एन आ जाएगा आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको पता है, क्योंकि एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो अगर एटॉमिक मास दिया हुआ है मतलब आप बात कर सकते हैं 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑफ कॉपर कितने एटम्स होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जितने एटम हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 6.02 ले लेते हैं। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 20 वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन डेंसिटी, सभी को पता है। नहीं पता तो अभी सीख लीजिए, तो यहां लिख लीजिए मास अपॉन डेंसिटी। अब आपका डेंसिटी कहाँ चला गया बच्चों? ऊपर चला गया, आपको पता। तो डेंसिटी हल्का सा, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू डेंसिटी होल अपॉन मास। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू, क्वेश्चन में आपने देखा आपको डेंसिटी दी हुई है 9 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर। लिख लेते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको क्वेश्चन में मास भी दिया हुआ है, अगर आपको पता है, अगर आप देख लेते 63.5 और ग्राम्स, तो 60 यहाँ पे हम लोग 63.5 ग्राम्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो 63.5 ग्राम्स। अब यहां से देखने में समझ आ रहा है कि ये किलोग्राम में, ग्राम में, तो किलोग्राम को हम लोग ग्राम में बदल लेते हैं। तो बदलने के बाद फिर हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसी दौरान मीटर क्यूब आ जाएगा नीचे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब बच्चों जब बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं तो आपको टीचर 6.02 को राउंड ऑफ करके 6 भी आप लिख सकते हैं। 02 बहुत ही मिनिमम वैल्यू। नहीं आया समझ? 6 पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ 6 रुपए 2 पैसे हैं मेरे, तो 6 रुपए 2 पैसे है, मतलब उसको 6 भी ले सकते हैं। तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम को हमने कर दिया 1000 ग्राम होल अपॉन नीचे है 63.5 ग्राम इंटू मीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम हो गया। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डेसिमल अलग कर लेते हैं, ऊपर एक और 10 चला जाएगा। तो नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी 6 इंटू, अब 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 3 और ये 3, कितने हो गए? 3 3 6 और हो गया 10 टू द पावर 29। तो 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 29, यहाँ का डेसिमल अलग किया 10 टू द पावर 30 होल अपॉन नीचे क्या बचा 635 क्या मीटर क्यूब। अभी हम इसको और कैंसिल कर सकते हैं, एक 10 हमने जबरदस्ती दे दिया, वो 10 से हम इसको काट सकते थे, इसलिए हम कैंसिल कर लेते हैं। नहीं समझ आया? 10 टू द पावर 23 26 हो गया 10 टू द पावर 29 और इंटू चला गया, ऊपर क्या है 10, नीचे बचा 635 मीटर क्यूब। 5 2 10, आपको पता है 5 12 60, 5 7 30। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का बहाना मिल गया। तो अब और आगे बढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 54 इंटू 54, फिर इंटू 2 कितना हो गया 108। सिक्स नाइन 54, 54 इंटू 2 कितना हो गया 108 इंटू 10 टू द पावर 29 अपॉन 127 क्या बच्चों मीटर क्यूब। चाहे तो इसको डिवाइड मीटर क्यूब नीचे। हाँ,
अब आप इसको कर लेते हैं डिवाइड, नहीं करना तो मत करिए, इसको उठा के वहां ले जाइए। तो ये आपके पास आ गया n 108 इंटू 10⁻29 अपॉन 127 मीटर। तो चलिए लेके इसको चलते हैं अपन अपने कैलकुलेशन। तो चलिए, तो अपने पास आ गया 1.5 एम्पेयर होल अपॉन, क्या आया था बच्चों, 108 इंटू 10⁻29 होल अपॉन 127 होपफुली सभी को इंटू, आपको पता है वन, अभी वैसे ही लिखते रहो एक स्टेप, इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻−7 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 12। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर हो गया, तो कैंसिल हो गए। होपफुली अभी अभी आपको यहाँ तक समझ आ गया। और यहाँ क्या चल रहा था, कूलम। यहाँ तक सभी को क्लियर। ये चला गया, कहाँ चला गया बच्चों, ऊपर चला गया। आपको पता है ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो हो गया 1.5 एम्पेयर इंटू 127 मीटर्स होल अपॉन, नीचे है 108 इंटू 10⁻29 इंटू 1.6। आपको पता है 10⁻−19 और 10⁻, ये कितना हो गया आपके पास, 10⁻−26 कूलम। आपको पता है कूलम, अभी आप कूलम को लिखे रहते थे, कूलम इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी दौरान आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, that is I equals to Q upon P, that is I equals to 1 coulomb upon 1 second, that is I equals to 1 ampere। तो 1 एम्पेयर को लिख सकते हैं 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो चलिए लिख देते हैं 1 एम्पेयर को, यहाँ पे 1 एम्पेयर को लिख देते हैं कूलम अपॉन सेकेंड इंटू 127 मीटर्स होल अपॉन, नीचे 108 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, कितना बचा 3 आ गया, और इंटू क्या चल रहा है आपके पास, कूलम, है ना। कूलम से कूलम हो गया आपका कैंसिल, सेकंड कहाँ आ गया, नीचे, तो मीटर पर सेकंड यूनिट बन गया 1.5 इंटू 127 होल अपॉन 108 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकंड। तो हमने जो मेथड यूज किया उससे हमने यूनिट डिराइव करी, तो मेथड परफेक्ट है। अब हमें कैलकुलेट करना है। ओके, आपको पता है ये डेसिमल और ये डेसिमल हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ऊपर से डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा, नीचे से हटाएंगे ऊपर 10। तो ऊपर बचता है 15 इंटू 127 होल अपॉन 108 इंटू 60 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब 3 से कैंसिल हो रहा है, आपको पता है 15 और 108, 3 5 15, 3 3 9, 3 6 18। तो अब ऊपर आपके पास बचा 5 इंटू 127, तो 127 इंटू 5 35, 30 का 3 क्या है, 5 1 5 635। तो ऊपर आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया बच्चों, 635। तो लिख लेते हैं 635 होल अपॉन, नीचे आपके पास क्या है 36 इंटू 60 इंटू 10⁻³ मीटर पर इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट स्टेप पे आप 36 इंटू 16 कर लेते हैं, हमें पता है 36 इंटू 16, आपको पता है 16 6 96 कैरी ओवर 16 3 48, 48 प्लस 9 होता है 50। समझ आ गया आपको। तो आ गया ऊपर, नीचे है 635, ऊपर है सॉरी, नीचे आ गया 576 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको यहाँ पे हम इन लोग को डिवाइड कर लेंगे, 10⁻³ को ऊपर ले आए, तो 635 को किससे डिवाइड करना है, 576, तो 1 टाइम्स 576,
कैरी किया 9 बचा, यहाँ 2 बचा, कैरी किया 12, यहाँ बचा 5, पॉइंट लगा के उतारा 0, तो 1 टाइम्स। तो इनको डिवाइड करके आ गया 1.1, उसको ऊपर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, माइक्रो का मतलब होता है, सॉरी, मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। नहीं पता तो बता देता हूं, मिली कहीं, मिली मतलब 10⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻−6, सॉरी -3। तो मिली का मतलब 10⁻−3, मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं मिली, लिख लिया मिली, और आगे क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। होपफुली सभी को समझ। इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको याद रखना है। मिली मीन्स 10⁻³ माइक्रो मीन्स 10⁻⁻। हमारी एनसीईआरटी में यही है। अब आइए इसी का हम अगला पार्ट करने से पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी के ऊपर है ना, फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। आइए तो वो देखते हैं हम। जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं आएगा, फिर बात यहाँ पे यही। तो आइए, ये रहा एग्जाम्पल 3.2 का फर्स्ट पार्ट। तो मैं आपके सामने लेके चलता हूं बच्चों, ताकि आप सब, वो जो हमारा आंसर आया है उसी चेन में ये क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन उसी चेन में आपको मिलेगा, ठीक है, जो हमारा आंसर आया। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट आपको रीड करना, आप सबके पास है फर्स्ट पार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सब रीड करते हैं, मैं यहां से, अभी आप यहां से रीड। इन एग्जाम्पल 3.1, the electron drift speed is estimated to be only few millimeter per second। हाँ, हमारी few millimeter per second। ठीक, अब जो हमारा आंसर आया पहले उसको समझना है। हाँ भैया, हमारा आंसर जो आया है वो ये आया है बच्चों, आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अंदर, वो इस ऐसे डायरेक्शन में बनेगी, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा उसके ऑपोजिट होता है। तो वो हमें ये बोल रहा है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है पराग भाई, ये चल रहा है 1 सेकेंड में 1.1 मिलीमीटर। मतलब आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चल रहा है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1.1 मिलीमीटर। बहुत ही कम डिस्टेंस चलता है। 1 सेकेंड में चला 1.1 मिलीमीटर, 1 सेकेंड में चला 1.1 मिलीमीटर। यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब 1 सेकेंड में चल रहे हैं 1.1 मिलीमीटर। ठीक है भैया, हमने भी बात मानी उसकी, क्योंकि हमारा आंसर भी यही आया। ठीक है, उसकी हमने बात सुन ली। उसने बोला the electron drift speed is estimated only 1.1 millimeter per second for currents in the range of few amperes. ठीक है, how then the current established almost the instant when a circuit is closed। अब वो हमको पहले इस लाइन को समझना है। बोलता है जब आपका इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 1.1 मिलीमीटर चलता है, तो जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया
आपका बल्ब क्यों जल जाता है? आपके बल्ब को जलने में तो टाइम लगना चाहिए, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन तो कछुए की चाल से भी धीरा चल रहा है। आपका इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है वो कछुए की चाल से चल रहा है, ऐसा समझिए। तो फिर आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, सर्किट को क्लोज किया या बटन दबाया, ऐसा सोच लो, तो आपका बल्ब कैसे जल जाता है? इंस्टेंटली कैसे जल जाता है? आपका बल्ब एकदम से कैसे जल जाता है? सवाल समझ आया? फर्स्ट पार्ट यही है, पढ़िए उसको। In example 3.1, if the electron speed is estimated to be only a few millimeter per second for currents in the range of few ampere, how then the current establish almost the instant a circuit is closed? Instant मतलब तुरंत कैसे करंट फिर बल्ब को जला दे? बोल रहा है करंट स्टैब्लिश मतलब वहां कोई भी कुछ चीज लगी होगी तो वो क्या हो जाएगी? काम करने। तो हम इसका जवाब देंगे जरा मस्त तरीके से। जिसको क्वेश्चन समझ आया पहले हाथ ऊपर करिए। हम इसका जवाब देने वाले हैं, लेकिन बिना डायग्राम के जवाब नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? कॉपर वायर बनाएंगे। ठीक है भैया, बना ली कॉपर वायर। और ऐसी कॉपर वायर नहीं, कोई कॉपर वायर बस। ये कॉपर वायर हमारी, हमने थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर, ठीक है। यह कनेक्टेड है हमारी बैटरी या सेल, जो भी है, ठीक है। अब आपको पता है करंट का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? आपको पता है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोज में चलेगा। तो वो बोल रहा है आपका इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है पराग भाई 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में मात्र 1.1 मिलीमीटर चलता है। तो भैया आपका जो बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, वो ग्लो एकदम से कैसे कर जाता है? तो हम उसको बताएंगे कि जो हमारी कॉपर वायर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो अबंडेंस में प्रेजेंट है। अबंडेंस, समझ आया? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अंदर जो क्या होंगे? रुके हुए होंगे। आपको पता है कि आपको मैंने पहले भी बताया था, 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते। ये क्यूब के बारे में बताया था कि एक 10⁻29 इलेक्ट्रॉन। तो हमारी जो कॉपर वायर होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? अबंडेंस में प्रेजेंट होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट बल्ब के क्या होंगे? पास में। जैसे ही हमने कनेक्ट किया इस कॉपर वायर को बैटरी से, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है और इलेक्ट्रॉन उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भागते। लेकिन इलेक्ट्रॉन इतने सारे हैं कि जब तक यहां का इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेगा तब तक वहां के इलेक्ट्रॉन बल्ब को एनर्जी दे चुके होंगे, क्योंकि बल्ब के पास भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा तो है नहीं कि यहां से इलेक्ट्रॉन चल रहे। बैटरी इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना सप्लाई करती, बैटरी तो एनर्जी सप्लाई करती है। एंड एवरी कॉपर वायर और एवरी मेटल कंटेन्स abundance of electrons. ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते। तो
इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती है, ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं। कुछ करोड़ों इलेक्ट्रॉन तो बल्ब के पास पहले से ही रुके हुए हैं, उनको मिलेगी एनर्जी, एनर्जी क्या फोर्स लगेगा, तो वो चले जाएंगे बल्ब के अंदर, बल्ब को दे देंगे एनर्जी और बल्ब ग्लो कर जाएगा। ये पहला पॉइंट। नहीं आया समझ? तो हाउ विल यू राइट दिस? मेन चीज है, बिना डायग्राम बनाए मत लिखना, ठीक है? डायग्राम बनाओ। अब देखो, यही चीज, ये जो हमने हमने बड़ी सिंपल सी अंग्रेजी समझ ली। क्या समझी भैया? हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो रहा है, क्यों? मतलब उस तरफ जा रहा है, उसकी ड्रिफ्ट स्पीड एक सेकेंड में 1.1 मिलीमीटर है, जो बहुत ही कम है। तो सवाल बोलता है फिर बल्ब कैसे जल जाता है एकदम से, इंस्टेंट करंट कैसे बन जाता है? तो हमने बताया, क्योंकि हमारा जो वायर है, कॉपर वायर, उसमें अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, करोड़ों अरबों लाखों, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स है। कुछ ऐसे करोड़ों ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो बल्ब के बाजू में ही बैठे होंगे। जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट किया, बैटरी लगाया, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव होने लगे भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो बल्ब के पास वाले इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी किसको दे देंगे? बल्ब को, और बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। नहीं आई बात? तो ये उस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट, वो जो हमने न्यूमेरिकल। अब देखो, अब आप देखोगे, जब आप बोर्ड एग्जाम के समय तैयारी करोगे, तो आप इसका आंसर देखो, ये वाले पार्ट का आंसर है ना, ये। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, फिर वो आंसर। एक चीज मैंने आपको जो नहीं बताई, वेरी सॉरी बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, समझना जरा इस बात को, घोट लेना कर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती है ना, ठीक है, ये कितनी स्पीड से होती है? अप्रोक्सीमेटली टू द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड से ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई। मतलब जैसे ही हमने बैटरी लगाई, हमने सर्किट को कंप्लीट किया, स्विच हमने क्लोज किया, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। कितनी स्पीड से बनी? अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और जैसे स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मतलब सेकंड से भी कम समय में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा भैया? उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलने लगेगा, और बल्ब को क्या कर देगा? ग्लो कर देगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, करोड़ों है। ये चीज लिखना जरूरी। मतलब जब ये आप आंसर लिखोगे ना, तो शुरुआत क्या करोगे भैया? जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से बनती है। मतलब 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और जब इतनी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जो बल्ब के पास जितने भी अबंडेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सारों के सारे तो क्या होंगे? मूव करने लगेंगे, और मूव करते करते बल्ब को ग्लो कर देंगे। उनकी स्पीड चाहे कम क्यों ना हो, लेकिन वो बल्ब के पास भी बैठे। अब जब आप कभी बिना डायग्राम के करोगे तो नहीं, कभी आप फ्री रहोगे तो बुक का आंसर पढ़ोगे तो। इलेक्ट्रिक फील्ड established throughout the circuit almost instantly with the speed of light, causing the every point of local electron till. Establishment of current does not have to wait for electrons from one end of the conductor. मैंने बताया ना, कोई नीचे के इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ऊपर जाएंगे। पहले तो जो बल्ब के देखो, does not wait from one end of the conductor traveling to the other end. However, it does take a little while for the current to reach its steady value. मतलब ऐसा है, करंट को पहुंचने में टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको पता ही नहीं चलेगा वो। तो हम ये वाला आंसर जो है, हम ये याद करके ना लिखें, हम अपना आंसर बना के लिखें ना। अपना आंसर कैसे बनाए भैया? लिखते हैं पहले तो हिंदी। भैया हिंदी में कैसे? हमारा क्वेश्चन क्या था आपको पता है, हमने स्टार्ट किया
हमारा क्वेश्चन था कि एक सेकंड में 1.1 मिलीमीटर की स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो एकदम से कैसे यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक करंट स्टैब्लिश हो गया। हमने बताया कि जब हम सर्किट कंप्लीट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती है वो लाइट की स्पीड से स्टैब्लिश होती है, 3 × 10⁻⁸ की स्पीड से। और बल्ब को ग्लो कराने के लिए जरूरी नहीं है कि सबसे कंडक्टर के सबसे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए। कंडक्टर के पास तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बल्ब के पास भी अबंडेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे और वो भी इतनी स्पीड से ड्रिफ्ट होंगे, तो वो तुरंत जाके बल्ब को क्या कर देंगे, ग्लो कर देंगे। फिर से पहले हिंदी, क्या हिंदी भैया, हिंदी में हमने ऐसे लिखा कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है लाइट की स्पीड से बनती है। जितनी लाइट की स्पीड है उतनी स्पीड से एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है और इलेक्ट्रॉन फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलने लगते हैं। किसी बल्ब को जलाने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी कंडक्टर के सबसे नीचे के इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करें, क्योंकि एक कंडक्टर के पास तो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे साबित ये होता है कि जो बल्ब के पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी अबंडेंस में होंगे, तो वो भी ड्रिफ्ट करेंगे और ड्रिफ्ट करके बल्ब को जला देंगे। अब नाउ वी हैव टू फ्रेम दिस इन इंग्लिश। तो whenever circuit is completed, the electric field is set up with the speed of light. जब हमने सर्किट कंप्लीट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई कितनी स्पीड से, लाइट की स्पीड से। व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड with the speed of light, that is 3 × 10⁸ meter per second. And for a bulb to glow, it is not necessary that the electrons which are present at one corner of the wire have to move to the other corner of the wire. Since the wire has abundance of electrons, approximately 10⁻29 in 1 meter cube of volume, this means that near the bulb there are also abundance of electrons which will also move with the drift velocity and causes the bulb to glow. जो बुकिश लिखता है उसको नंबर नहीं देता, जो अपना लिखता है उसको नंबर दे। आइए एक बार हो, कैसे इंग्लिश में बनाया, आपको पहले हिंदी में बना। फिजिक्स की यही खूबसूरती है, जो हिंदी बना ले वो अंग्रेजी बना ले। हिंदी में कैसे बनाया भैया, हिंदी में ऐसे बनाया कि जब भी कभी कोई सर्किट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी तेजी से स्टैब्लिश होती है, कितनी तेजी से, लाइट की स्पीड के बराबर की तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती है, बनती है, सेटअप होती है और इलेक्ट्रॉन फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलने लगते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है। लेकिन किसी भी बल्ब को ग्लो करने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी भी वायर या कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन एक कोने से दूसरे कोने तक जाए, बल्कि वायर में तो अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब 1 मीटर क्यूब में 10⁻29। इससे ये पता चलता है कि जो बल्ब है, जो भी हमें ग्लो करना है, चलाना है, उसके पास भी बहुत सारे, उस एरिया में बहुत सारे अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है तो वो इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट होके अंदर जाके बल्ब को ग्लो कर देते हैं। इंग्लिश ठीक है। क्वेश्चन याद है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बस समझ आना चाहिए कि भैया आपका इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में 1.1 मिलीमीटर चल रहा है, तो आप जैसे ही भैया सर्किट कंप्लीट करते हो तो बल्ब क्यों जल जाता है। तो हमने बताया whenever the circuit is completed, the electric field is set up with approximately at the speed of light, that is 3 × 10⁸ meter per second. And it is not necessary that for the bulb to glow
the electron has to travel from one end of the wire to the bulb. Since every wire contains abundance of electrons, approximately 10 to the power 29 in 1 meter cube. This means that near the bulb, there are always abundance of electron. And when the electric field is set up, then these electron starts drifting and causes the bulb glow. नहीं आया समझ में? अब उसी के ऊपर दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम। देखो अभी ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे न्यूमेरिकल के पहले पार्ट पे डिपेंड है। एक चीज और जो नए वाले बच्चे उनको बता, कोई भी वायर में जब हम इस वायर को कनेक्ट नहीं करते किसी बैटरी से, वो भी इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं, क्योंकि बाहर की हीट के कारण। ये मैंने बताया था, बाहर की हीट इन इलेक्ट्रॉन्स को जिगजैग मोशन में घुमाती रहती है, लेकिन क्योंकि ये जिगजैग मोशन में घूमते हैं तो इनके डायरेक्शन नहीं मिल पाता, इसलिए ये हमें झटका नहीं मारती, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। याद करिए मैंने बताया था, हीट इसको कहते हैं थर्मल स्पीड, बहुत ज्यादा होती है। किस किस को याद है हाथों पर? एक सेकंड में 1 2 3 4 5 1 लाख मीटर पर सेकंड। नहीं आया समझ? ये है थर्मल स्पीड। ये कब की स्पीड है? जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है। याद है ये, है ना? याद होना चाहिए, उच्च न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और नहीं याद तो कोई बात नहीं, आ जाते। तो सवाल करते हैं। अब इसी का सेकेंड पार्ट भी उसी पे निर्भर कर रहा है। बोलता है द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन। हाँ भैया, ड्रिफ्ट क्यों होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है तो ड्रिफ्ट होती है। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, बट फोर्स शुड कॉज द एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेलरेट होने चाहिए। किसी चीज पे फोर्स लगता है तो एक्सेलरेट होती। Why then do the electrons acquire steady average drift speed? तो एक्सेलरेट क्यों नहीं होते, है ना? वो एक एवरेज स्पीड से क्यों चलते हैं? ठीक है, सवाल में फिर डायग्राम बहुत अच्छा रहे। चलिए आइए बनाते, बिना डायग्राम के मत करिए। ये हो गई आपकी वायर, ठीक, ये कनेक्टेड है आपकी। यहां पे बन गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन आपका इसके अगेंस्ट चलता है। इस पे लगता है क्या है? फोर्स, आपको पता है। और इलेक्ट्रॉन अच्छे से बना देता हूं, ठीक है। हाँ, ये इस पे लगता है फोर्स, तो बोलता है भैया जिस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, किसी चीज पे फोर्स लगेगा तो वो तो एक्सेलरेट होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्सेलरेट होगा? हम जवाब देते हैं भैया इसलिए एक्सेलरेट नहीं होगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को रास्ते में मिलते हैं बहुत सारे कर्नल्स। ये कर्नल कौन होते हैं आपको पता है? कर्नल एक्चुअली ये कॉपर का ही एटम होता है। जब ये कॉपर का एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये बन जाता है कॉपर का कैटायन। ये कॉपर का कैटायन यहाँ पे मौजूद होता है। इसी कॉपर के कैटायन को कहते हैं
कर्नल। तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारे एक्सेलरेट होने की कोशिश करते हैं, फोर्स से कर्नल से टकराते हैं, फिर डीएक्सेलरेट हो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर कर्नल से टकराते हैं। इतने में रास्ते में कर्नल से टकराते टकराते इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल कर देता है। तो होता ये है, ओवरऑल इनकी जो ड्रिफ्ट, इनकी जो स्पीड है, ये बढ़ाते हैं फिर कम हो जाती, फिर बढ़ाते हैं फिर कम हो जाती, फिर बढ़ाते हैं फिर कम हो जाती। तो भैया इसीलिए इनकी ये कभी एक्सेलरेट नहीं हो पाते, और एक एवरेज स्पीड से ये चलते हैं। एवरेज स्पीड मतलब भैया क्या, मान लो पहली बार में इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, टकराए हो गई भैया 1 मीटर पर सेकेंड, फिर कोशिश करी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, टकराए अब तो रेस्ट पे ही आ गए भैया, रुक गए, ठीक, और फिर कोशिश करी 1 मीटर पर सेकेंड। अब इनका एवरेज 1 2 3 4 5, तो हो गया 3 3 7 7 8 8/5, तो आपको पता है 1.6 मीटर पर सेकेंड, ये कहलाती है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। ऐसे लिखा, तो कोशिश तो वो पूरी करते हैं कि भैया तेजी से जाएं, उनको फोर्स लगता है, फोर्स मिला उनको, है ना, तो उन्होंने क्यों, क्या हुआ, एक्सेलरेट हुए, लेकिन रास्ते में जो कर्नल है और यू कैन से दैट कैटायंस जो हैं वो इनसे स्ट्राइक करते हैं इनको। एक्चुअली स्ट्राइक एक्चुअल नहीं करते, ऐसा नहीं टकरा है, उसको ऐसे पास लाके खींचते हैं, पुश करते हैं, अगर टकराता नहीं कोई, ऐसे नहीं कि खूब बास हो जाना टकरा रहा है, कोई ऐसा नहीं, ठीक। तो अब हम आंसर बनाते हैं, आपको क्वेश्चन समझ आया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वहीं से, when a circuit is completed, a strong electric field is set up at the speed of 3 into 10 to the power, sorry, 2 at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. And the electrons experience force, okay, and starts accelerating. But they strikes or collide, they collide with cations or kernels, and again their speed decreases. Then again they starts accelerating, but again they collide with electrons or kernels or cations. That's why they cannot accelerate with a constant speed. First, नहीं आया समझ? इस तरीके से एक बार और सुन ले। अच्छा, शुरू ऐसे ही करना। Whenever electric circuit is completed, the electric field is set up with the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. And electron experience some force and starts accelerating, but it collides with cations or kernels, and the speed of this electrons decreases. And then again it experienced force and starts accelerating, and again continuously it collide with the kernels or cations. That's why electrons cannot accelerate with a constant speed. समझ में आ रही? आइए अगला पार्ट, ये पहले के ऊपर ही चल रहा है। इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, बोलता है इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड बहुत छोटी है, हाँ भैया है ना, पढ़ना बच्चों। एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, चार्ज भी बहुत छोटा, फील करना सवाल, ड्रिफ्ट स्पीड भी कम है, इलेक्ट्रॉन चार्ज भी कम है, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। वो ये कहना चाहता है कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल, सॉरी, electric current, electric current equals drift velocity into number of electrons into charge of an electron into A। वो बोलता है, सुनना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बहुत कम है, ठीक है भैया, ठीक, बोलता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बहुत ही कम है बच्चों, ये
एरिया भी वायर का बहुत कम, छोटा सा ही एरिया है गोल्ड को वायर, ठीक है, गोल्ड। तो बोलता है फिर करंट इतना ज्यादा कैसे बन जाता है? तो हम जवाब देते हैं करंट इतना ज्यादा इसलिए बन जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। करंट इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी, लेकिन करंट बन इससे रहा है इतने इलेक्ट्रॉन है। तो हम जवाब देते एज वी ऑल नो, drift velocity is very small, charge of electron is also very small, area of the wire is also very small, but the electron charge density, electron charge density, yeah, number of electrons present in the wire are in abundance. That is 10 to the power 29 in 1 meter cube. This, these electrons causes the large amount of electric current to develop. इनके कारण ही इलेक्ट्रिक करंट इतना बनता है। और सिंपल लैंग्वेज में, okay, as we all know that the drift velocity is very small, 1.1 millimeter per second. Charge of electron is 1.6 10 to the power minus 90 coulomb. Area is also very small, but still large amount of current is obtained because of the electron charge density or number of electrons present in the wire. Number of electrons present in the wire are in abundance, approximately 10 to the power 29 in 1 meter cube, and these electrons causes large amount of charge, large amount of electric current to be produced. नहीं आया? अब अभी पहले पार्ट के ऊपर अगला अगला कर रहे हैं, देखो कितना इंटरकनेक्टेड है। चलो, when electrons drift in a metal from lower to higher, जब एक मेटल में इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते, does it mean that all free electron of metal are moving in the same direction? समझ, जब इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते हैं, तो क्या इसका मतलब है सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में? आई डायग्राम बना, बोलता है जब भी कभी इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ये हायर पोटेंशियल है, ये जीरो है, आपको बताता हूं मैं, ये जीरो है, ये भी है, बोलता, तो ये लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल। तो बोलता है जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाते हैं? नहीं। जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं जाते, क्योंकि उनका कोलिजन होता है कर्नल से, जिससे उनका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है? चेंज। नहीं आया? आखिरी पार्ट के लिए हाथ ऊपर करना। Are the path of electrons straight lines between successive collision in the absence of electric field, in the presence of electric field? पढ़ाया था मैंने। Are the path of electron straight line between the successive collision in the absence of electric field, in the presence of electric field? दो डायग्राम बनाना, ये है एब्सेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब एब्सेंस होती है, तो मैंने आपको बताया था थर्मल एनर्जी मिलती है।
थर्मल एनर्जी मिलती है, मतलब 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1,00,000 मीटर ये चलते हैं। तो ये गया, मैंने आपको बताया था, ये गया खड़ा, टकराया, फिर नीचे आया, फिर अगले से टकराया, खड़ा, फिर नीचे, अगले नीचे, खड़ा। यस, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, electron moves with the speed of 10⁵ meter per second. That is why they travel in a straight line, straight path. लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस होता है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ये गया, टकराया, टकरा के, टकराया जैसे, इससे टकराया, किससे टकराया, कर्नल से टकराया, उसी दौरान इसको क्या मिल गया है, फोर्स, तो हल्का सा ये कर्व हो गया, फिर बेचारा एक्सेलरेट हुआ, फिर टकराया, किससे, कर्नल से, तो जाना यहां था, लेकिन हुआ क्या, यहां से फोर्स लगा, तो हल्का सा ये कर्व। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, electron never move in a straight path, they move in little bit of curve path because of the force experienced due to electric field. नहीं आया, फिर से बोलता है, in the absence of electric field, does electron travel in a straight path? हम बताएंगे. In the absence of electric field, because of the thermal energy, electrons move almost with the speed of 10⁵ meter per second, that is 1,00,000 meters in 1 second, and they always travel in the straight path and collide with kernel and again follows the straight path. But in the presence of electric field, when electron collides with the kernel, then because of the force experienced due to the electric field, they move in somewhat curved path, not in the straight path. तो आज हमने क्या सीखा, हमने एक फर्स्ट पार्ट किया और उसके ऊपर अब सेकंड पार्ट करेंगे, उसके ऊपर एग्जाम्पल 3.3 है, ठीक है। तो हमें होमवर्क हमारा समझ आ गया, आज के लिए इतना ही है, सभी को बात में बढ़िया चेंज